हेलो स्टूडेंट, आप भी उसी क्रम में क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कुछ न्यूमेरिकल्स में और 2-3 न्यूमेरिकल मैंने सेट किए हैं। थोड़ा देखिए, इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। ये भी एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक हीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओमेगा एंड इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट की सप्लाई से ऐड कनेक्ट है। ये हीटर है जो कि 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट है। इसका रेजिस्टेंस 50 ओमेगा है। फाइंड द पावर निकालनी थी, तो इसमें क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, मतलब जो हमको क्वेश्चन में दोगा, देखो लिखा था एन इलेक्ट्रिक हीटर, तो रेजिस्टेंस जितना दिया गया उसको लिख लेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें हमेशा जो भी उसका यूनिट होता है, रेजिस्टेंस की जैसे यूनिट ओमेगा होती है, वो ज़रूर लिखिए। अगर आप फिजिक्स में एक सबसे बड़ी खास बात होती है कि फिजिक्स नीड लैंग्वेज। फिजिक्स में हमेशा लैंग्वेज लिखनी चाहिए। लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तो वो मैथ हो जाएगी और उससे कभी भी आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको हमेशा लैंग्वेज लिखनी है और दूसरा यूनिट ज़रूर लिखनी है। अब पावर का फार्मूला लगाएंगे, पावर इक्वल टू V² होता है। ये पावर का फार्मूला आपने ड्राइव भी किया होगा। P=VI होता है, याद होगा। उसी में एक फार्मूला होता है P=VI=V²/R=V वो भी एक फार्मूला है ना, तो उसमें V²/R वाला फार्मूला हम लेंगे और P=V²/R लगाएंगे। V इज गिवन 220 वोल्ट दिया गया था, उसका स्क्वायर कर देंगे, 50 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है। आप भी मल्टीप्लाई करिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मल्टीप्लाई करने से क्वेश्चंस में गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, कट करेंगे, 0 से 0 कट कर दीजिएगा, 5 9 जा 45। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर इसका जो आंसर आएगा P=968 वाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वाट इज यूज फॉर 10 आवर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, मे बी सेम टू सेम आ जाए, ऐसी मेरी संभावना है कि बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रिक बल्ब है, 100 वाट का है, 10 घंटे रोज जलता है, 30 दिन जलता है। तो आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालना है। एक बात है, यूनिट जो होती है, एनर्जी जो है यूनिट में नापी जाती है। जो आपके यहाँ बिजली का बिल आता है ना, वो यूनिट में आता है। वो यूनिट में कैसे आता है, उसके लिए किलो वाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है। 1 किलो वाट आवर इक्वल टू क्या होता है, 1 यूनिट होता है। तो आपको टोटल एनर्जी कंज्यूम कितनी हुई है, 100 वाट। 1 किलो वाट में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि 1 किलो वाट इक्वल टू होता है, उन्होंने यहाँ भी लिखा भी है, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू होता है 1 यूनिट। ठीक है, तो अब इसको हम किस में बदल देंगे, अब हम इसको वाट कि 1 किलो वाट इक्वल टू होता है 1000 वाट। अब 1000 को लिखा रहने दो, वाट को 1 वाट में लिख दो। ठीक है, 1000 से डिवाइड कर दो, तो 1 वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 किलो वाट अपॉन 1000। अब हमको कितना दिया था, हमको दिया गया 100 वाट, तो 100 वाट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 1000 किलो वाट। अब कट कर देंगे तो 100 वाट इक्वल टू 1/10 किलो वाट हो जाएगा। इसके नीचे 1 जीरो है तो एक के बाद डेसिमल लगेगा, 0.1 किलो वाट हो जाएगा। टोटल टाइम निकालने के लिए क्या होगा, अब देखो यहाँ क्वेश्चन में फिर से आओ। क्वेश्चन में लिखा था कि ये जो बल्ब है ये 10 घंटे जलता है। कितने घंटे जलता है, 10 घंटे। और कितने दिन तक जला है, 30 दिन तक जला है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, एक दिन में 10 घंटे जल रहा है और 30 दिन में कितना जलेगा। तो 30 को इससे 10 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आवर्स हो जाएगा। फार्मूला लगाइए, ई वाला, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है। पावर इज गिवन, आपने पावर निकाल रखी है। यहाँ जो पावर, ये जो 100 वाट था ना, वाट को आपने बता दिया पावर है, तो पावर की क्या था 0.1 किलो वाट और इंटू 300 आवर्स। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा, 1 से लगाएंगे तो 300 आ जाएगा, डेसिमल एक के बाद है तो डेसिमल लगा देंगे तो किलो वाट आवर हो जाएगा। अभी मैंने क्या बताया था, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू ही होता है 1 यूनिट। तो इसकी जगह पर रख देंगे यूनिट, और तो कितनी यूनिट हो जाएगी, आंसर आया है 30, और इसके में 1 किलो वाट आवर की जगह पर लिख देंगे यूनिट्स, तो हमारा पूरा आंसर कितना हो जाएगा, 30 यूनिट्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन लगा लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है 2026 के लिए, मेरा गेस है कि ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर लगा लीजिएगा। एक क्वेश्चन और है, मैंने सेलेक्ट किया है, आप भी देखिए इसको, ये भी कई बार बोर्ड में पूछा गया है। रीजन इसको जल्दी से कोई लिख नहीं पाता है। वाई इज द फ्यूज वायर मेड ऑफ द थिन वायर विद द लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो फ्यूज वायर लगाए जाते हैं वो थिन क्यों होते हैं,
बड़े क्यों नहीं होते हैं, मोटे क्यों नहीं लगाए जाते हैं? उसका रीज़न क्या है? फ्यूज वायर इज मेड ऑफ द थिन वायर विद अ लो मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज हाई करंट प्रोड्यूसेस मोर हीट। अगर फार्मूले को देखोगे, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है। H है हीट और I है करंट, तो H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर करंट हाई होगी, अब ध्यान से देखो, I का स्क्वायर है ना, ये H का जो प्रोपोर्शनल है वो आई स्क्वायर है, तो आई मतलब H का जो प्रोपोर्शनल लिख देता हूँ, जैसे H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। यानी कि H है हीट, I है करंट। हाई करंट जब होगी तो हीट आपकी बढ़ जाएगी, और हीट बढ़ेगी तो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या, तो इस वाले फार्मूले से समझ लेंगे, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। द फ्यूज मेल्ट्स क्विकली एंड ब्रेक्स द सर्किट और प्रोटेक्टिंग द अप्लायंस। और अगर आपका वायर जो आपने फ्यूज में लगा रखा है, अगर वो हाई करंट आने पे मेल्ट ही नहीं हुआ, तो जब नहीं मेल्ट होगा तो उसकी सप्लाई कहाँ चली जाएगी? इलेक्ट्रिक अप्लायंस पे चली जाएगी, और इलेक्ट्रिक अप्लायंस पे जब ये सप्लाई जाएगी तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस ही ख़राब हो जाएगा। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है इस फार्मूले से इसको समझ लेंगे। इससे बचने के लिए हम जो है लो मेल्टिंग पॉइंट का जो है हम क्या करेंगे, फ्यूज वायर लगा देंगे।